प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ। आज इसमें अपन बात करेंगे गर्भित या अर्ध अनुबंध की, या जिसको अंग्रेजी में अपन इम्प्लाइड और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, इस अनुबंध का सबसे पहले आप अर्थ समझिए कि गर्भित अनुबंध क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, गर्भित अनुबंध का सीधा सा मतलब या अर्ध अनुबंध का सीधा सा मतलब ये होता है कि इसमें वैध अनुबंध के सारे लक्षण मौजूद नहीं हैं। यानी शुरू में आरंभ में अपन ने वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक लक्षण पढ़े थे, तो और साथ ही अपन ने ये भी पढ़ा है कि ये सारे के सारे लक्षण मौजूद होना जरूरी है, उसी समय वैध अनुबंध का निर्माण हो सकता है। यानी इन लक्षणों में से अगर किसी एक या एक से अधिक लक्षण की कमी रह जाती है तो वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। अब वो लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो जैसे उसमें अपन ने देखा कि दो पक्षकार होने चाहिए, दोनों पक्षकारों के बीच में ठहराव होना चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त कुछ और विशेषताएं भी उसमें बताई गई। अब क्या होता है कि कई बार सारे लक्षण मौजूद नहीं हैं, तो इस वजह से हम कानूनी रूप से उसको अनुबंध की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अनुबंध के अंतर्गत पक्षकारों का दायित्व उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी पक्षकारों का दायित्व उत्पन्न हो रहा है। यहाँ भी एक पक्षकार को कुछ अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और दूसरे पक्षकार का कुछ कर्तव्य उत्पन्न हो रहा है, जैसा कि अनुबंध में होता है। यानी संक्षेप में आप अर्ध अनुबंध को या गर्भित अनुबंध को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि ये कानूनी रूप से अनुबंध तो नहीं है, क्योंकि इसमें अनुबंध के सारे लक्षण मौजूद नहीं हैं, पहली बात। लेकिन ये अनुबंध से मिलती जुलती एक व्यवस्था है, अनुबंध के समान एक व्यवस्था है, जिसमें अनुबंध की भांति पक्षकारों का दायित्व कर्तव्य उत्पन्न होता है और दूसरे पक्षकार के विरुद्ध आप कोई कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जितने भी गर्भित या अर्ध अनुबंध होते हैं, इनमें हमेशा हमको एक ही बात देखने को मिलती है कि एक पक्षकार को कानूनी रूप से ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो दूसरे पक्षकार से एक निश्चित धनराशि प्राप्त कर सकता है। यानी आपको दूसरे पक्षकार से एक निश्चित धनराशि प्राप्त करने का अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त होता है। तो इसकी विशेषताओं की यदि अपन बात करें तो पहली इसकी विशेषता ये है कि ये पक्षकारों की इच्छा के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। देखिए, सामान्य अनुबंध में तो अपन जानते हैं कि पक्षकारों की इच्छा है, इस कारण से अनुबंध का निर्माण होता है। पक्षकारों की इच्छा होती है, इसी वजह से एक पक्षकार दूसरे के सामने एक प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार भी उसको चाहता है अनुबंध को, ठहराव को करना, इस वजह से वो उसको स्वीकार करता है। यानी वहाँ पक्षकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, पाबंदी नहीं है, उनकी इच्छा होती है, उनको लाभ दिखता है, इस कारण से वो दूसरे पक्षकार के साथ अनुबंध करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस प्रकार के अनुबंध की बात है, यानी गर्भित या अर्ध अनुबंध की बात है, ये पक्षकारों की इच्छा के कारण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अब जब पक्षकारों की इच्छा के कारण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये राजनियम की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। राजनियम की वजह से का सीधा सा मतलब ये है कि ये कानून की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, नियमों की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, और नियमों के अंतर्गत एक पक्षकार का दायित्व उत्पन्न हो रहा है और दूसरे पक्षकार का अधिकार उत्पन्न हो रहा है। यानी कानून की व्यवस्था की वजह से, नियमों की व्यवस्था की वजह से ये अनुबंधों की उत्पत्ति होती है। और फिर
इन अनुबंधों में जैसा कि अभी अपन ने इसके अर्थ में भी देखा कि एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार से एक निश्चित धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी आप दूसरे पक्षकार से किसी कारण से, किसी वजह से एक निश्चित धनराशि प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। यही अर्ध अनुबंध कहलाता है। फिर इसमें ये जो आपको अधिकार मिला है दूसरे पक्षकार से निश्चित धनराशि प्राप्त करने का या वसूल करने का, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार होता है। इट इज़ योर पर्सनल राइट। पर्सनल राइट का मतलब ये है कि आप इसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कानून ए को अधिकार प्रदान करता है तो ए ही उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। वो उस अधिकार का ट्रांसफ़र बी को या सी को किसी को कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल राइट है और नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी जिसका हस्तांतरण हम दूसरे को नहीं कर सकते। तो ये अर्ध अनुबंध की कुछ विशेषताएं हुई, खासियत हुई। अब अर्ध अनुबंध के यदि अपन प्रकारों की बात करें कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 4-5 प्रकार के अर्ध अनुबंध बताए गए हैं। तो उसमें जैसे पहला बताया गया है कि अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकता पूर्ति करना। देखिए अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार कौन से होते हैं? तो जब अपन ने शुरू में पढ़े थे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, तो उसमें अपन ने पढ़ा है कि अवयस्क व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है, और इसी तरह से अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति जो है वो अनुबंध नहीं कर सकता है। तो जो अवयस्क है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति है या अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति है, इनको हम अयोग्य पक्षकार मानते हैं, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि ये व्यक्ति चूंकि अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं, तो इसलिए इनके साथ आप कोई भी ठहराव करेंगे तो वो अनुबंध नहीं बन सकता है। अपन जानते हैं, स्पष्ट है ये। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से मतलब है कि जो अनुबंध करने के अयोग्य हैं, उनकी कोई आवश्यकता पूर्ति करता है। आवश्यकता पूर्ति से मतलब है कि जो उनके जीवन यापन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, उसकी आप आवश्यकता पूर्ति करते हैं, तो फिर कानून आपको ये अधिकार प्रदान कर रहा है कि आप उसकी संपत्तियों में से जो भी आपने आवश्यकता पूर्ति करी है, जो भी आपने उसको ऋण दिया है, पैसा दिया है, उसकी वसूली कर सकते हैं। यानी देखिए यहाँ कानून आपको ये अधिकार प्रदान कर रहा है कि अगर अयोग्य पक्षकार की आपने आवश्यकता पूर्ति करी है तो आप उसकी संपत्तियों में से वसूली करने का अधिकार रखते हैं। यानी यहाँ आपको अवयस्क से पूछने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवयस्क ये कहकर मना नहीं कर सकता है कि साहब मैंने तो ऐसा आपसे कहा ही नहीं था। यहाँ कहने सुनने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अधिकार हमको कानून प्रदान कर रहा है। इसी तरह से दूसरा इसमें बताया गया है कि अपने हित के लिए दूसरों की ओर से पेमेंट करना। यानी इसका मतलब ये है कि आपका किसी पेमेंट में, किसी भुगतान में इंटरेस्ट है, हित है, लेकिन उस भुगतान को करने की जिम्मेदारी जो है वो किसी दूसरे की है। यानी उस भुगतान को करना आपका कोई दायित्व नहीं है, लेकिन चूंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, हित है, तो आपने वो पेमेंट कर दिया। तो अब कानून ये कहता है कि आप दूसरे व्यक्ति से, यानी जिस व्यक्ति की उस भुगतान को करने की जिम्मेदारी थी, आप उससे उसकी वसूली करने का अधिकार रखते हैं। जैसे इसको भी आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए ए जो है वो बी के मकान में किराए पर रहता है। यानी ए जो है वो किराएदार है और बी जो है वो मकान मालिक है। मकान मालिक जो है वो कुछ समय के लिए मान लीजिए बाहर गया हुआ है और उसके बाहर जाने के पश्चात पीछे से जो है वो एक बिजली का बिल आता है, उस बिल का पेमेंट होना है।
अब देखिए, बिल का पेमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? कानूनी रूप से हम देखें तो बिल जो है वो मकान मालिक के नाम से आ रहा है, यानी पेमेंट करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की है। लेकिन उस बिल में बी का भी ए यानी किराएदार का भी इंटरेस्ट है। किराएदार का इंटरेस्ट इस रूप में है कि अगर बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो बिजली कट सकती है यानी डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो देखिए, किराएदार का इंटरेस्ट है, लेकिन भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है? मकान मालिक की है। तो अब यदि किराएदार उस बिल का पेमेंट कर देता है तो कानून उसको ये अधिकार प्रदान कर रहा है कि अब आप मकान मालिक से उसकी वसूली कर सकते हैं। यानी अब मकान मालिक जो है वो पेमेंट करने से आपको इनकार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कानून आपको ये अधिकार दे रहा है कि आपने दूसरे की ओर से कोई पेमेंट किया है तो आप उसकी वसूली करने का अधिकार रखते हैं। फिर अगला इसमें बताया गया है कि स्वेच्छा से लेकिन शुल्क लेने की भावना से किया गया कार्य, यानी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपने स्वेच्छा से किया है। स्वेच्छा से करने का मतलब ये है कि दूसरे पक्षकार ने आपको उस कार्य को करने के लिए कहा नहीं था। आपने अपनी ओर से कोई कार्य किया, लेकिन उस कार्य को करने के पीछे आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि आप उसका पारिश्रमिक चाहते हैं, उसकी कीमत चाहते हैं, उसका शुल्क चाहते हैं या उसका मूल्य चाहते हैं, नाम आप चाहे कोई भी दे दें। यानी आप स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी भावना जो है वो शुल्क लेने की है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आपके उस काम की वजह से दूसरा पक्षकार जो है वो लाभान्वित हो गया है, दूसरे पक्षकार को कोई लाभ मिल गया है। तो अब आप दूसरे पक्षकार से वसूली करने का यानी उस कार्य की कीमत प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। यानी आपने शुल्क लेने की भावना से अगर कोई काम किया है, हालांकि दूसरे ने आपसे कही नहीं है, और आपके उस कार्य की वजह से दूसरे पक्षकार को लाभ हो गया है, तो आप उसकी वसूली करने का अधिकार रखते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि आप मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं और आपके बिना कहे गाइड, उस स्थान का जो भी गाइड है, टूरिस्ट गाइड है, वो बिना कहे आपके साथ लग जाता है, आपके ग्रुप में शामिल हो जाता है और आपको बताने लग जाता है। आप गाइड को कुछ भी मना नहीं करते हैं, हालांकि उसने अपने आप अपनी सेवाएं देने आरंभ की हैं, लेकिन उसके पीछे मकसद अपन जानते हैं कि वो उसकी रोटी रोजी है, वो उसका पैसा इसी से वो कमाता है, तो वो शुल्क लेना चाहता है। आपने गाइड को मना नहीं किया, गाइड की सेवाएं आपने ले ली, तो बाद में आप उसकी कीमत चुकाने के लिए बाध्य हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमने तो आपसे कहा ही नहीं था, आपने तो अपनी तरफ से बताना आरंभ किया था। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गाइड को अधिकार है कि वो आपसे वसूली कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु मिलती है, तो जिस व्यक्ति को भी खोई हुई वस्तु मिलती है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में निक्षेप ग्रहीता के नाम से जानते हैं। निक्षेप ग्रहीता वो व्यक्ति है जिसके पास किसी दूसरे व्यक्ति का सामान है, वस्तु है, संपत्ति है, यानी जिसका मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है। तो निक्षेप ग्रहीता का ये कर्तव्य हो जाता है यहाँ पर कि वो मालिक की खोज करे, मालिक को माल लौटा दे, अनावश्यक रूप से उस वस्तु को अपने पास रोक कर नहीं रखे। लेकिन क्या होता है कि आप मालिक की खोज करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, अखबार में विज्ञापन देते हैं, उस पर आप कोई राशि खर्च कर देते हैं, तो कानून ये कहता है कि यदि मालिक मिल जाता है तो आप उस वस्तु को जब तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं जब तक कि मालिक आपकी जो भी खर्चे आपने किए हैं उसका पेमेंट नहीं कर देता है। यानी आपको, दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि आपको मालिक से जो कुछ भी राशि आपने व्यय की है वो राशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी आपने अखबार में विज्ञापन दिया, तो उस विज्ञापन की जो भी राशि आई वो आप मालिक से वसूल करने का अधिकार
रखते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए गलती से या उत्पीड़न कॉर्सन, उसके अंतर्गत आपने दूसरे पक्षकार को कोई राशि दे दी, पेमेंट कर दिया, गलती से आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो आप दूसरे पक्षकार से कानूनी रूप से वसूली करने का अधिकार रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए और बी दोनों ने मिलकर सी से 1,000 रुपये का लोन लिया। ए और बी ने दोनों ने लोन लिया है। कुछ समय के बाद क्या है कि बी जो है वो 1,000 रुपये की राशि सी को लौटा देता है, यानी पूरे लोन का पेमेंट कर देता है। अब इस बात की जानकारी ए को नहीं है, और ए भी कुछ समय के बाद 1,000 रुपये की लोन यानी पूरे लोन की राशि जो है वो सी को दे देता है, यानी सी को डबल पेमेंट हो गया, बी ने भी कर दिया और ए ने भी कर दिया। तो जिसने बाद में पेमेंट किया है यानी ए, उसने एक तरह से गलती से पेमेंट कर दिया, क्योंकि लोन का पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुका था। तो उसने चूंकि गलती से पेमेंट कर दिया है तो अब वो कानूनी रूप से सी से राशि वसूल करने का अधिकार रखता है। यानी आपने गलती से या उत्पीड़न जोर जबरदस्ती के अंतर्गत दूसरे को पेमेंट भुगतान कर दिया है तो आप उससे वसूली कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ अर्ध अनुबंध के उदाहरण हैं। इन चारों पांचों उदाहरण में ही आप देखिए कि एक ही बात है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से एक निश्चित धनराशि प्राप्त करने का, वसूल करने का अधिकार रखता है।